इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार आप लोगों के मन में आता होगा, आपने बुक्स में भी देखा होगा ये क्वेश्चन और आपसे पूछा भी जाता होगा अक्सर, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाता होगा कि हम लोग क्यों हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर रखते हैं जबकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखते हैं। इन सब चीज़ों का आंसर हम लोग इस लेक्चर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए इस कोर, किस कोर की बात हो रही है, कौन सा ट्रांसफार्मर, क्या चीज़, तो देखो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ इस तरीके की कोर होती है। ये हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वाइंडिंग की बात की जाए तो एक वाइंडिंग ये कर सकते हैं कोर में, ठीक है जी, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और एक होती है यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ की, जहाँ पे एक लिम्ब पे, ये लिम्ब होता है, ये मैं बता चुका हूँ लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग इस लिम्ब पे अगर वाइंडिंग कर रहे हैं प्राइमरी और दूसरे लिम्ब पे कर रहे हैं सेकेंडरी, तो इस तरीके की वाइंडिंग में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों आपको लिम्ब पर ही करनी है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम उस केस में आती है अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफार्मर लिया है जिसके अंदर आपने कंसंट्रिक वाइंडिंग की हुई है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें आपने कंसंट्रिक टाइप वाइंडिंग की है। कंसंट्रिक मतलब फॉर एग्जांपल दिस वन इज द लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये हम मान लेते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और इसी के ऊपर मैंने की हुई है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये रही हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। बात समझ में आ रही? ओके, तो ये हो गई तुम्हारी ब्लू कलर से जो मैंने लाइन बनाई, ये हो गई हाई वोल्टेज, और रेड कलर से बनाई लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों ने लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर क्यों करी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर क्यों करी। बात समझ में? एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरीके से अगर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात की जाए, ये तो हो गई कोर की बात। अगर शेल को देखें तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर्स में, हम लोग सैंडविच वाइंडिंग यूज करते हैं, जहाँ पे आलू जो है वो क्या है, हाई वोल्टेज, ये हो गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग मान लेते हैं इस पे। ये दिस वन इज द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग सेंटर में रखते हैं और ऊपर नीचे हम लोग करते हैं लो वोल्टेज। फॉर एग्जांपल दिस वन इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो ऊपर लो वोल्टेज, नीचे लो वोल्टेज और बीच में हाई वोल्टेज। तो आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, आखिर हम लोग हाई वोल्टेज को हमेशा बचा के क्यों रखना चाहते हैं, दूर क्यों रखना चाहते हैं कोर से। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों ने मुझसे करा था और आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, तो इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज का काम क्या होता है। तो याद रखना, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन के लिए, इंसुलेटर के ब्रेकडाउन के लिए। इंसुलेटर ब्रेकडाउन काम का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वायर से डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द वायर, ठीक, ये एक वायर है और यहाँ पे आपने इंसुलेटर लगा दिया, ठीक, और ये दूसरा वायर है, ठीक। अब क्या होगा, अगर इंसुलेटर, ये आपका इंसुलेटर काम क्या होगा कि करंट जो है वो यहाँ तक, अगर करंट इस वायर में फ्लो कर रही है, दूसरे करंट से बना लेता हूँ, अगर करंट फ्लो कर रही है तो ये जो इंसुलेटर है ये इस करंट को इधर ना जाने दे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये जो करंट है, ये करंट इसको पार करके इधर ना चली जाए। ये काम होता है इंसुलेटर का। इंसुलेटर काम होता है इंसुलेट कर देना। ये बिल्कुल ही कैसे वर्क करेगा, यहाँ ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, यानी कि अगर इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसा सर्किट बन के आएगा, ठीक है। ये हो गया इंसुलेटर जब वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। नाउ अगर इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि अगर आपका इंसुलेटर जो है वो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि टूट गया, ब्रेक का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी खो गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो गई। तो ऐसे केस में ये जो तुम्हारा सर्किट है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक, यानी कि शॉर्ट सर्किट। यानी कि अगर तुम्हारा इंसुलेटर फेल हो गया तो ऐसे केस में जो करंट आ रहा था वो पूरा का पूरा करंट पास होते हुए आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि इंसुलेटर फेल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, अगर आप एक वायर को, ठीक है, ये वायर है और आप इसको किसी प्लायर से यानी कि प्लास से आप इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके का प्लास है आपके पास जिससे आप इसे टच करने की कोशिश कर रहे हो। अगर उसके ऊपर चढ़ी हुई जो ग्रिप चढ़ी होती है प्लास्टिक की, रबड़ की, उसका काम क्या होता है, उस ग्रिप का काम होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब जो घर में तुम यूज होने वाला प्लायर है, उससे तुम अगर हाई ट्रांसमिशन लाइन जो बाहर जा रही है उसको टच करोगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। रीजन क्या होता है कि अंदर जो करंट होता है उसका जो वोल्टेज होता है उस वायर में वो छोटा होता है, लेकिन बाहर जब हाई वोल्टेज की लाइन होती है तो वहां पे वोल्टेज जो होता है इतना हैवी होता है कि जो इंसुलेटर है ये ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है इंसुलेटर ब्रेकडाउन का। याद रखना, वोल्टेज जो है वो इंसुलेटर ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आप हाई वोल्टेज के साथ डील कर रहे हो तो जो तुमने इंसुलेशन यूज करा है उसको ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नाउ अब ट्रांसफार्मर पे आते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में जब भी हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाइंडिंग करी तो जो वायर होता है वाइंडिंग का, अगर इस तरीके का वायर है तो इस वायर के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, इस तरीके की एक एक लेयर चढ़ी होती है इनेमल की,
वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है, ये वाइंडिंग के ऊपर, ताकि क्यों, क्योंकि ये वाइंडिंग का जो वायर है ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके की हम लोग इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा के रखते हैं। तो एक तो ये इंसुलेशन की लेयर होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जो कोर होती है ये भी आपकी फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल की बनी होती है। ये कोर जो है ये किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल की बनी होती है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि ये क्या है, ये भी एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। तो ऐसा ना हो कि जब तुम सप्लाई दे रहे हो इसके अंदर, ठीक, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो हमारी कोशिश रहती है कि ये जो कोर है ये भी इंसुलेटर, इसका इंसुलेशन फेल ना हो जाए, जो कोर है आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसका इंसुलेशन फेल कर दिया और ये इनेबल है जो इसका भी इंसुलेशन फेल हो गया, तो करंट जो होगा मैग्नेटिकली ना जाके डायरेक्टली करंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते, ठीक है। इस केस में सब कुछ फेल हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो मेन मुद्दा रहता है कि जो हम वाइंडिंग करें उस वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन जो है वो ब्रेक डाउन ना हो, प्लस जो कोर है यानी कि जो आप फेरोमैग्नेटिक की कोर ले रहे हैं वो भी उस वाइंडिंग से बची रहे, उस वाइंडिंग के कारण जो वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो इस कोर को इलेक्ट्रोलाइज या कह सकते हैं कंडक्ट ना कर दे, या कह सकते हैं इंसुलेशन फेलियर ना हो जाए इस कोर का, ठीक है। तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस काम के लिए ही हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूर रखते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें हाई वोल्टेज जो होता है वो ही इंसुलेशन ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए अगर हम एक लिम ले लें, एक पर्टिकुलर यानी कि इसी ट्रांसफार्मर का एक लिम ले लेता हूं मैं, ये लिम, तो इसके ऊपर हम लोग इसके पास कौन सी करेंगे, इसके पास करेंगे हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है उसका एक इंसुलेशन हो गया, ठीक। इसके ऊपर हम लोग करते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इस लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर ही हम लोग कर देंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक। तो देखो अगर तुम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखोगे तो अगर ये आपका लिम्ब है, ठीक, समझ में आ गया, ये लिम्ब हो गया। नाउ यहाँ पे एक लगा है इंसुलेटर, ये हो गई तुम्हारी लो वोल्टेज वाइंडिंग LV, और इसके ऊपर आएगी तुम्हारी, यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग HV। तो एक हो गई LV, एक हो गई HV, और ये हो गई कोर। तो देखो कोर और ये कोर और यहाँ से वाइंडिंग, इनके बीच का गैप ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपको इतना असर नहीं होगा, इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा इस हाई वोल्टेज के कारण इस कोर का। प्लस ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है ये भी वर्क कर रही है एज प्रोटेक्टिव लेयर, एक ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज है उससे और इसके बीच में इंसुलेशन तो है ही है, यहाँ पे इनेबल का इंसुलेशन है। कई बार हम लोग अलग अलग तरीके के इंसुलेशन यूज करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। तो देखो एक इंसुलेशन यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे भी इंसुलेशन होगा, ठीक। लेकिन अगर लो वोल्टेज और कोर के केवल इस पर्टिकुलर पार्ट की बात की जाए, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर यानी कि इन दोनों की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे देखो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच का जो इंसुलेशन है बहुत ही स्मॉल लेयर का है। जबकि अगर आप क्या करते हो, अगर हम लोग आपकी बात ना मान, मतलब ये बात ना माने और नीचे हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर दें, तो देखो हाई वोल्टेज वाइंडिंग तुम यहाँ कर दो, ये हो गई हाई वोल्टेज, एंड देन आप करो लो वोल्टेज, ये हो गई तुम्हारी लो वोल्टेज वाइंडिंग। ध्यान से समझना इस बात को। तो जब आप जब आप इंसुलेटर लेयर लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन यूज़ करना पड़ेगा, बहुत हैवी इंसुलेशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेशन, ठीक है। तो देखो इंसुलेशन पहले आपको ये समझना चाहिए इंसुलेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में। तो एक इंसुलेशन यूज़ होता है वाइंडिंग के ऊपर, यानी कि जो कॉइल तुम तार जो लपेट रहे हो, जो तार हैं यानी कि ये वाली जो कॉइल्स हैं, इनके ऊपर आप ये इस तरीके का रेड कलर के जैसे हमने ग्रिप बनाई है, तो एक तो इनेमल की इंसुलेशन आप इन वाइंडिंग पे करोगे। प्लस जब इन वाइंडिंग को तुम इस ट्रांसफार्मर की कोर पे लगाते हो तो उसका जो कोर है उसका इंसुलेशन को भी मेंटेन रखने के लिए वहां पे आप अगेन एक इंसुलेटर यूज करते हो, इंसुलेटर, ठीक है। तो एक इंसुलेटर यहाँ यूज करोगे, एक इंसुलेटर इन दोनों वाइंडिंग को आपस में इंसुलेट करने के लिए यूज करोगे, ठीक। ये दो तरीके के इंसुलेशन यूज करोगे। तो अगर आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पे पुट कर रहे हो कोर के साथ डायरेक्ट, तो तुम्हें बहुत हैवी इंसुलेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट टच में है तो ब्रेकडाउन होने के, कोर के ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसा कि ये वाला केस है जो जनरली यूज होता है, अगर इस केस की बात देखोगे तो देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग ही केवल टच में आ रही कोर के, तो क्योंकि लो वोल्टेज है तो छोटे इंसुलेशन से काम चल जाएगा, पतला सा इंसुलेशन से काम चल जाएगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक तो दूर है क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग तुमने पहले करी कोर पे, दूसरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग आ गई, तो ये जो वाइंडिंग है ये भी एज अ सेपरेशन डील करेगी। देखो सेपरेट कर दिया ना, तो एज अ सेपरेशन डील करेगी। और आपको ये चीज पता होगी जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो वोल्टेज ब्रेकडाउन का जो इफेक्ट होता है, जो एटम्स के टूटने का जो इफेक्ट होता है या ब्रेकडाउन जो होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक तो डिस्टेंस बढ़ गया लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज करने से, प्लस लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो भी एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक। तो अगर बात की जाए क्या क्या रीजन है, तो एक रीजन तो ये हो गया ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इंसुलेशन फेलियर ना हो, इंसुलेशन फेलियर से बचाने के लिए, इंसुलेशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है।
और दूसरा रीजन मैं कह सकता हूं इकोनॉमिक रीजन भी है। इकोनॉमिक रीजन क्या है भाई, अगर आप क्या करोगे, इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखो जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग तुमने पास में रखी है कोर के, तो ऐसे में जो इंसुलेशन यूज कर रहे हो वो स्मॉल इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो कम इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, थिन लेयर यूज करोगे इंसुलेशन की, तो ये क्या होगा, सस्ती होगी, यानी कि इकोनॉमिक होगी। जबकि यहाँ पे देखो कितना ज्यादा तुम्हें इंसुलेशन यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग डायरेक्ट टच में है, तो यानी कि तुम्हें बहुत मोटा ग्रिप का इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्या है, कॉस्टली पड़ेगा, इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक होता है ये। इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर जो होती है वो कम होती है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर जो है वो इंसुलेटर इंसुलेटर की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस, ठीक, समझ में आ गया। और तीसरा हम क्या, क्यों ऐसा कम क्यों होता है, क्योंकि थिन इंसुलेशन से काम चल जाता है, थिन इंसुलेशन से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप पूरा रीजन समझ में आ गया। तो 3 रीजन से आप कह सकते हो, पहली चीज कि अगर आप कोर के जस्ट पास में ही रख दोगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, तो सीधी सी बात है, हाई वोल्टेज है तो कोर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो सकता है, तो इसीलिए हमें उसके लिए बहुत मोटा इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा दोनों को सेपरेट करने के लिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के लिम को। तो ऐसे केस में तुम्हें कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, प्लस इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन इसके रीजन है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं। अच्छा, ये हो गया कोर में। शेल टाइप की अगर बात कर ली जाए, शेल टाइप ट्रांसफार्मर की, तो देखो शेल टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लो वोल्टेज, नीचे लो वोल्टेज, बीच में हाई वोल्टेज, अगेन सेम रीजन है। अगर रीजन देखो, इसका रीजन क्या है, सेम रीजन है कि लो वोल्टेज, देखो इतना बड़ा जो ये योक है, इधर भी योक है, तो योक जो है इसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप लो, देखो ऐसे में क्या हो रहा है, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। आपने क्या करा, शेल टाइप में तो तुम बच ही नहीं सकते, मतलब कोर के टच में तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी, ये कुछ इस शेप का होता है, आई शेप का, ठीक है। अब अगर बात की जाए, आपने क्या करा, यहाँ पे करी हुई है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये है तुम्हारी, इसको मैं बना देता हूँ रेड पेन से, ये है हाई वोल्टेज HV, ठीक है। तो देखो HV अगर तुमने यहाँ पे की है, तो केवल आपको जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना है वो इस एरिया में, यानी कि इस कोर के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपको इंसुलेट करना पड़ेगा हैवी थिक इंसुलेशन से, ठीक है। लेकिन ऊपर और नीचे, यानी कि अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे लो वोल्टेज है और यहाँ पे भी लो वोल्टेज है, तो तुम्हें ये पूरे योग को बचाने के लिए, ये और ऊपर वाले सिस्टम को बचाने के लिए किसी भी तरीके का इंसुलेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट केस की, कि अगर क्या हो, ऐसा ना हो, अगर हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या करें, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर कर दें और नीचे कर दें, और बीच में लो वोल्टेज कर दें, ये रहा, ये लो वोल्टेज कर दी। अब देखो ये केस कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। रीज़न क्या है इस केस में, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करिए, तो देखो ये वाला भी रिस्क में इंसुलेशन फेलियर के, ब्रेकडाउन के, ये वाला रीज़न भी इंसुलेशन फेलियर के, ये पर्टिकुलर एरिया भी लिम का इंसुलेशन फेलियर के केस में हो सकता है, और ये भी। तो सोचो तुम्हें कितना ज़्यादा फेलियर, इंसुलेशन फेलियर का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शेल टाइप में जो सैंडविच कॉइलिंग की जाती है, उसमें आलू की, जो मैंने आलू कहा है, वो आलू हाई वोल्टेज ही रहता है, क्योंकि अगर आपका हाई वोल्टेज ऊपर चला गया, यानी कि ब्रेड की जगह हाई वोल्टेज लगा दोगे, आलू लगा दोगे, तो ऑब्वियसली चीज़ है, आलू तुम्हारा कॉइल से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से चिपक जाएगा, मजाक बात कर रहा हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिस्क बढ़ जाएगा फेलियर का, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इंसुलेशन करने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें योक भी बचानी है, यानी कि अब तुम्हें योक भी बचानी है और लिम्ब को भी बचाना है, इन दोनों चीज़ों को बचाने में पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शेल टाइप में भी जब आप सैंडविच कॉइल करोगे तो हाई वोल्टेज को सेंटर में ही रखोगे, उसे हम लोग बाहर की तरफ नहीं करते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा यो। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, हम लोग नए नए ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।